देख रहे हैं चलिए वहां खबर, जहां आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। ममता बनर्जी दिल्ली के दौरे पर हैं और कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल के बाद खेला पूरे देश में होगा। ममता इधर विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रही हैं, इधर दौरे का असर देखिए कि संसद के सदन में भी खेला होबे के नारे लग गए। खेला होबे सुनकर किसके कान खड़े होने चाहिए, जाहिर है बीजेपी के। लेकिन ममता की सक्रियता ने राहुल गांधी की सियासत पर जो असर डाला है उसे भी नजरअंदाज मत करिए। राहुल गांधी सक्रिय हैं, खूब सक्रिय हैं। कभी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच जाते हैं, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर, कभी विपक्षी पार्टियों के साथ मीटिंग करते हैं। एक नहीं दो। क्या ये महज संयोग है कि 25 जुलाई को ममता बनर्जी दिल्ली पहुंचती हैं और 26 जुलाई को राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंच जाते हैं। चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी मोदी विरोधी मोर्चे की नेता के तौर पर अपना दावा ठोकने दिल्ली आई है, लेकिन उन्हें टक्कर देने लगे राहुल गांधी। इसे ऐसे भी समझिए कि ममता ने इतना साफ कर दिया है कि विपक्ष एकजुट हुआ तो उसे ममता और राहुल में से एक को चुनना पड़ेगा। क्या ममता का खुद से मजबूत होना राहुल को रास नहीं आ रहा है? राहुल के सामने चुनौतियां उनके अपने भी कम पेश नहीं कर रहे। राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा चल रही है और सचिन पायलट इधर दिल्ली में है। अजय माकन विधायकों से रायशुमारी के काम में जुटे हुए हैं। इधर सूत्रों से खबर है कि सचिन पायलट को डर सता रहा है कि कहीं उन्हें दरकिनार न कर दिया जाए। आलाकमान की ओर से पंजाब जैसा कोई हल निकाले जाने की सचिन पायलट की उम्मीद क्या धरी की धरी रह जाएगी? इधर उम्मीद राज कुंद्रा की भी पूरी नहीं हुई है। जमानत उन्हें मिली नहीं, कंपनी पर केस दर्ज हो गया। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या राज कुंद्रा ने अपनी पत्नी शिल्पा शेट्टी को भी धोखा दिया है? इस आरोप पर विस्तार से करेंगे बात और साथ ही पहाड़ों पर बादलों ने जो तबाही मचाई है उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। तो अगले 1 घंटे तक रहिएगा हमारे साथ। और आइए शुरुआत करते हैं सियासत की खबरों से। अपने 5 दिन के दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी विपक्ष की अगुवा के तौर पर अपना दावा ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लेकिन जब ममता बनर्जी से सवाल पूछा गया कि विपक्ष का नेता कौन होगा तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। ममता ने कहा कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन यकीन मानिए अच्छे से अच्छा भविष्य वक्ता भी अभी ये बता पाने की स्थिति में नहीं है कि आखिर विपक्ष का नेतृत्व 2024 से पहले कौन करेगा। अगर कांग्रेस ममता बनर्जी के फॉर्मूले को मान लेती है तो उसे क्षेत्रीय दलों की मर्जी पर निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन बीते कुछ 2 दिनों की घटनाओं से ये बात साफ हो चुकी है कि राहुल गांधी राष्ट्रीय दल होने के नाते अपनी श्रेष्ठता से समझौता नहीं करने वाले हैं। और इसीलिए जब से ममता दिल्ली आई हैं वो हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं, कभी बैठकों में, कभी ट्रैक्टर पर, कभी कैमरे के सामने। दूसरी तरफ सोनिया गांधी से मुलाकात के ठीक बाद ममता बनर्जी ने संकेत दिए कि कांग्रेस को अपना अहम छोड़ना होगा, क्षेत्रीय दलों का महत्व समझना होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी बहुत मजबूत पार्टी है, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना होगा और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पर। इस बीच आज ममता से मिलने गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पहुंचे, शबाना आजमी भी उनके साथ में थी। खबर है कि इस मुलाकात में ममता ने जावेद अख्तर से खेला होवे सॉन्ग लिखने की गुजारिश की है। यानी ममता बनर्जी की तैयारी है कि 2024 से पहले पूरे देश में खेला होवे की गूंज पहुंचे। सवाल है कि राहुल गांधी को यह खेल कितना रास आएगा। और इन सब के बीच आपको बताते हैं विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश ममता बनर्जी भी कर रही हैं, राहुल गांधी भी, लेकिन दोनों की गाड़ी अलग अलग पटरी पर चल रही है। दोनों को एक ही पटरी पर लाना लगभग नामुमकिन दिख रहा है। अब बताते हैं आपको कि क्यों। दरअसल जिस विपक्ष को एकजुट करने का सपना बुना जा रहा है वो पहले से ही 2 फाड़ दिख रहा है। सबसे पहले देखिए कि ममता बनर्जी के साथ कौन कौन से दल हैं। ममता के साथ एनसीपी है, शरद पवार से मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही थी। समाजवादी पार्टी ममता बनर्जी के साथ है, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस भी उनके साथ बताई जा रही है, शिवसेना संजय राउत भी कई तरह के बयान दे चुके हैं। इधर आम आदमी पार्टी केजरीवाल से ममता बनर्जी मुलाकात कर चुकी हैं, डीएमके भी ममता बनर्जी के साथ दिख रही है। अब राहुल के साथ कौन कौन से दल हैं ये भी आपको हम जल्दी से बताते हैं। उनके नाम भी आप देख लीजिए, क्योंकि आखिर नेतृत्व कौन करेगा ये समझने के लिए दोनों की ताकत समझनी जरूरी है। राहुल गांधी के साथ आरजेडी दिख रही है, जेएमएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये जो दल हैं वो राहुल गांधी के साथ दिख रहे हैं। पलड़ा किसका भारी है आप इन्हीं तथ्यों से समझ सकते हैं। अब जब बातों में विपक्ष में उभर रहे 2 गुटों की बात चली है तो लोकसभा में ममता बनर्जी और राहुल गांधी की ताकत भी आपको समझाते हैं। लोकसभा में किसके पास कितनी
कितना संख्या बल है ये आप देखिए। ममता बनर्जी की बात करते हैं, टीएमसी के साथ कौन कौन से लोग हैं। एनसीपी के 5 सांसद, समाजवादी पार्टी 5, बीजेटी के 5 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 22, शिवसेना के 18, आम आदमी पार्टी का 1, डीएमके के 22 और सीपीआई के 2 सांसद, टीएमसी के 22 सांसद हैं। कुल मिलाकर 102 ये है ममता बनर्जी के साथ जो संख्या बल है। राहुल गांधी के साथ जो सांसद हैं, जो पार्टियां हैं वो देख लीजिए। जेएमएम का सिर्फ 1 सांसद, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, आरजेडी का कोई भी नहीं, जेडीएस का 1, एआईयूडीएफ का 1 सांसद, कांग्रेस पार्टी के कुल हैं 52 सांसद, कुल 58 होते हैं। तो यहां पर भी ममता बनर्जी का पलड़ा जो है वो भारी लग रहा है। अपनी बढ़ती ताकत का ममता को पूरा एहसास है, तभी उन्होंने कल जब सोनिया गांधी से मुलाकात की तो सीधे लफ्जों में बता दिया कि वो दिन गए जब कोई राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को हरा सके, और इसीलिए अगर बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों पर भरोसा करना पड़ेगा और क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस पार्टी पर। सुन लीजिए। सोनिया जी invited me for a cup of tea. Rahul ji is also there. So we met. We discuss the political situation in general, and also we discuss about Pegasus to COVID situation, and also we discuss about the unity of the opposition. So all we discussed. It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. तो जाहिर है कि ये ममता की दिल्ली में बढ़ती एक्टिविटी का ही असर है कि राहुल गांधी अचानक सक्रिय हो गए हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हो गए हैं। खबर है कि सोनिया गांधी से जब ममता ने मुलाकात की तो राहुल गांधी भी मौजूद थे, तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन ममता और राहुल के बीच बातचीत नहीं हुई। कुछ अहम बातें इससे जुड़ी हुई आपको बताते हैं। ममता के दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल सक्रिय हो गए हैं। राहुल गांधी लोकसभा के अंदर बाहर एक्टिव दिख रहे हैं। पेगासस जासूसी कांड पर केंद्र सरकार पर राहुल लगातार आक्रामक हैं। विपक्ष में अपने समर्थन वाले दलों के साथ वो बैठक करते हुए नजर आए। 2 बैठकें लगातार की हैं। सरकार को घेरने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं और मीडिया के सामने आकर खूब बयान भी दे रहे हैं। और इन सब के बीच हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। और सीधे आप अपने संवाददाता सब्यसाची के पास आपको लिए चलते हैं। सब्यसाची, आज जावेद अख्तर मिलने के लिए पहुंचे, शबाना आजमी उनके साथ में थी और खबर ये आ रही है कि खेला होबे थीम सॉन्ग लिख सकते हैं जावेद अख्तर। ये गुजारिश एक तरीके से की है ममता बनर्जी ने, यानी कि ममता बनर्जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। जो गूंज पश्चिम बंगाल में खेला होबे की सुनाई दी थी वही पूरे देश में सुनाई दे, और इसके लिए जो भी प्लानिंग कर पाए, वो जो भी प्लानिंग कर सकती हैं वो कर रही हैं। लेकिन खेला होबे की गूंज बीजेपी के कानों को चुभेगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भी कान खड़े हो गए हैं। क्या चल रहा है दिल्ली में? जी बिल्कुल, देखिए ममता बनर्जी 2 प्लान के साथ आई हैं, प्लान ए और प्लान बी। प्लान ए के तहत उनका ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी को अपने साथ रखे, और क्योंकि 2 ऐसे मौके आए हैं जहां पे कांग्रेस ने तृणमूल का साथ दिया है। पहला मौका जहां पे कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया। दूसरा मौका जब आईपैक के जो 23 मेंबर्स जब त्रिपुरा में डिटेन थे, तब उनको छुड़ाने के लिए सबसे पहला कदम जो है वो कांग्रेस द्वारा लिया गया, कांग्रेस चीफ त्रिपुरा द्वारा लिया गया। इससे साबित होता है कि कांग्रेस एक तरफ से चाहती है कि तृणमूल के साथ वो आए, वहीं राहुल गांधी इससे नाखुश है, क्योंकि देखिए पूरा जो लाइमलाइट है वो ममता बनर्जी और शरद पवार पे जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी और शरद पवार ये चाहते हैं कि पूरा ऑपोजिशन जो है वो एक साथ आए। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ये नहीं चाहते कि वो ओवरशैडोड हो जाए। दूसरा जो एजेंडा ममता बनर्जी का ये है कि अगर कांग्रेस नहीं आती है तो दूसरा जो नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं जैसे बीजेडी या जगन की पार्टी,
और जो रीजनल अलग अलग पार्टी हैं, इन सभी को मिला के, क्योंकि प्रशांत किशोर ने भी ये कहा था कि देश में कांग्रेस और बीजेपी छोड़ के एक तीसरा फ्रंट होना चाहिए। तो ममता बनर्जी पूरे तैयार होके आई है। उनके पास 2 प्लान है। अगर प्लान ए नहीं काम होता जहां पे कांग्रेस है, तो वो दूसरी तरफ मुड़ेगी, जो है बीजेडी और जगन, जो रीजनल पार्टीज हैं। तो लगातार ममता बनर्जी की तरफ से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही है। हालांकि पब्लिक में उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं फेस बनूंगी ऑपोजिशन का, बट जो अंदर की बात है कि ममता बनर्जी पूरे तरीके से चाहती है, क्योंकि अभी जो है उनकी पॉपुलैरिटी भी ज्यादा है और ऑपोजिशन में जो लीडर्स हैं पॉपुलैरिटी में उतने कम है। तो इसलिए ममता बनर्जी और जो तृणमूल कैडर्स हैं वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी फ्रंटलाइन वॉरियर की तरह आए। और आगे कौन कौन सी मुलाकातें होने वाली ममता बनर्जी की सब्यसाची, कोई जानकारी? देखिए, ममता बनर्जी कल भी रहेगी। हालांकि अभी तक जो तृणमूल कांग्रेस से उनका आइटिनरी अभी तक इशू नहीं हुआ है, जो थोड़ी देर बाद आने वाला है, जो उनका कल का प्लान है। हालांकि कल वो शाम तक यहाँ पे दिल्ली में रहेंगी और उम्मीद की जा सकती है कि ऑपोजिशन लीडर से वो मुलाकात करेंगी। आप रहिएगा हमारे साथ सब्यसाची। इस बीच दर्शकों को बता देते हैं, अपने दिल्ली दौरे पर ममता बनर्जी लगातार पार्टियों से समर्थन को लेकर मिल रही हैं। इस सिलसिले में ममता ने आज कनिमोझी से भी मुलाकात की है, लेकिन आज एक ऐसी हस्ती भी ममता से मिलने पहुंची जिसका राजनीति से वास्ता नहीं है। वो लेखक हैं, गीतकार हैं, जावेद अख्तर, जिनसे ममता ने खेला होबे गीत लिखने की गुजारिश की है। यानी खेला होबे की गूंज 2024 में सुनाई देगी, ये लगभग तय है। सेकेंडरी बात, इम्पोर्टेंट बात है व्हाट काइंड ऑफ इंडिया डू यू, कौन लीड करेगा कौन नहीं लीड करेगा वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है। हमको हिंदुस्तान कैसा चाहिए, हमें हिंदुस्तान में कैसी परंपरा, कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी आज़ादी, कैसी डेमोक्रेसी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और अच्छी हो जाए डेमोक्रेसी। तो हमारे देश में हम प्राउड है कि है। अभी भी आपको सबूत चाहिए क्या? You still need some proof. So what's your take on the Khala Hobe slogan? अरे it is beyond any discussion now. There is no take. You just have to listen to. Khala Hobe जावेद जी आप ठीक है। और इस बीच आज भी पेगासस के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे पर सख्त रुख दिखाया। विपक्ष के सांसदों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पर्चा फाड़ने वाली घटना से उन्हें काफी दुख हुआ है। अगर ऐसी घटना दोबारा होती है तो सख्त कार्रवाई होगी। कल दिनांक 28 जुलाई को जो सदन में घटना हुई है उसे मुझे अत्यंतिक पीड़ा हुई है। आसन पर पर्चे फेंकना, आसन की अवमानना करना हमारी संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। हम संसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा संसदीय लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। मेरी कोशिश होती है कि सभी सदस्यों को अपने विषय रखने का पर्याप्त समय दूं, पर्याप्त अवसर दूं और उनको यथोचित सम्मान भी दूं और उनका सम्मान रहे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या आप कल की घटना इस संसदीय गरिमा के अनुरूप मानते हैं? क्या इसे न्यायोचित मानते हैं? हम इसको लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं और हम सबकी ये विश्वास भरोसा रहता है कि आसन सबके साथ न्याय करेगा, सबके साथ निष्पक्ष रहेगा। और वहीं लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि सरकार की जिद के कारण विपक्ष सदन में अपना पक्ष नहीं रख पा रहा है। सुनिए। प्रोडक्टिविटी की हैसियत से ये सदन आपकी नेतृत्व में एक नया मिसाल बनाए हैं। सर, आप देख रहे हैं कि ये सरकार की जिद्दीबाजी से आप कल की सदन के अंदर कल की घटना पर कहें। हाँ सर, सरकार की जिद्दीबाजी से सदन के अंदर हम अपना बात नहीं रख पाते हैं। एक मिनट सर, मैं एक कानूनी बात करते हैं सर। देखिए, सदन के अंदर सर एक कानूनी बात कर
कानूनी बात करते हैं सर, मैं एक छोटी सी कानूनी बात करते हैं तो बताना ये देखिए सर, सर कौन रुकता है देखिए, कल कौन रुकता है आप खुद देखिए कल के। और सीधा आपको हम सब्यसाची के पास लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ। सब्यसाची, अच्छा इसके पहले कि हम जाएं सब्यसाची के पास, एक और खबर आपको जरा बता देते हैं। संसद में विपक्ष के हंगामे और पेगासस जासूसी कांड पर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा है, ये जरा सुन लीजिए। पेगासस जासूसी मामले को लेकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई नहीं चल पा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर मेंबर सुब्रमण्यम स्वामी जी। सर, दोनों पर लॉकडाउन है, न लोकसभा चल पा रही न राज्यसभा, और विपक्ष कह रहा है कि आप इंक्वायरी कराइए, जेपीसी कराइए, सिटिंग जज से जांच कराइए तभी मानेंगे। भाई ऐसा इंक्वायरी तो मांगना बहुत आसान है, और आप पुराने ज़माने की भी आप देखोगे इसी प्रकार से चली थी। अब कोई ऐसी तथ्य आए जिसमें ये तो बात सही है कि इंक्वायरीज अनेक देशों में सरकार खुद इंक्वायरी कर रही है। अब सरकार इंक्वायरी करके बताएं, सरकार ने स्टेटमेंट दे दी, अब इसको आपको पसंद नहीं किया तो कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। हमें फ्रांस में तो कोर्ट में चैलेंज हुआ, अब इजराइल में भी कोर्ट के चैलेंज करने के धमकी पर उन्होंने सरकार ने इंक्वायरी बैठा दी। तो आपका मतलब सजेशन ये है कि विपक्ष कोर्ट चला जाए, कोर्ट से कह दें विपक्ष नहीं जाए, बट विपक्ष के प्रभाव में कई वकील हैं, वो चले जाएंगे, या अभी आपके पास दस्तावेज नहीं है, पर्याप्त है नहीं है जिससे कोर्ट आपकी बात सुने और नोटिस इश्यू करे, तो फिर और टाइम वेट कर लीजिए। हो सकता है फ्रांस से कुछ निकल जाए, इजराइल से कुछ निकल जाए, या आप 4-5 लोगों को भेजिए उस तरफ और इकट्ठा करके लाइए। बट ऐसे ही ये किसी अखबार में आ गया तो इसीलिए आपका इंक्वायरी मतलब प्रमाण के साथ आप आगे बढ़िए। हाँ, मैं खुद, मेरे पास जानकारी मिलेगी, मैं कोर्ट में केस चली कर दूंगा। मुझे तो परवाह नहीं है कि सरकार है नहीं है, मैं उसमें रूलिंग पार्टी का मेंबर हूँ, इसमें चिंता नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश सनत। संसद में हंगामा हुआ तो वहां पर गुंडागर्दी की गूंज भी सुनाई पड़ी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में आरोप लगाया कि टीएमसी की सांसद ने उन्हें बिहारी गुंडा कहकर अपमान किया है। इस पूरे विवाद पर सुशील मोदी का क्या कहना है, सुनिए। रुख विपक्ष का है, जिस तरह से आपने देखा कि आज जो है बेल में लगातार नारेबाजी की जा रही थी, काफी आक्रामक नारे भी लगाए जा रहे थे। देखिए, सदन के अंदर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है जो सारे मुद्दों पर बैठकर तय करती है कि किस किस मुद्दे पर कब चर्चा होगी, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सर्वसम्मति से सारे बिल्स पर दिग्विजय सिंह का एक पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि को लेकर एक मोशन है, वो चेयरमैन ने स्वीकार किया है। एक और मोशन आज मैंने देखा कि वो स्वीकार किया गया है। तो जब चेयरमैन, जब सरकार हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है तो ये बिजनेस एडवाइजरी में बैठ कर अपनी बात करें और वहाँ तय होगी किस मुद्दे पर बहस होगी कि नहीं होगी। लेकिन इनके पास ना कोई तथ्य है, ना कोई प्रमाण है, यूं ही आरोप लगाते रहते हैं। पहले राफेल पर आरोप लगा रहे थे, अब किसी और बात पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए सदन की कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चले, हर आदमी अपनी बात बोले, जितनी आलोचना करना आप आलोचना कीजिए। आलोचना आपको क्या लगता है, आप बोल रहे हैं कि जिस तरह से स्थितियां लग रही है बिगड़ सकती है? नहीं, मुझे डर लगता है कि कहीं ये हताशा और निराशा में, अब आज कोई सीटी बजा रहा था, बाहर से कोई सीटी लेकर आया विसल और वो बजा रहा है। चेयर के पास जाकर प्ले कार्ड को इस तरह से वहां रखना ताकि चेहरा ढक जाए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब कांग्रेस में घमासान थम गया है, लेकिन राजस्थान में सुलह अब तक नहीं हो पाई है। गहलोत और सचिन पायलट के बीच अहम की लड़ाई चल रही है। इस बीच राजस्थान में मंत्रिपरिषद में फेरबदल की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। पार्टी महासचिव और प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर में हैं। विधायकों से मंत्रियों के कामकाज को लेकर फीडबैक ले रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट दिल्ली में है और आलाकमान से मुलाकात कर रहे हैं। अब सचिन पायलट के करीबियों की माने तो वो चाहते हैं कि उनसे 1 साल पहले जो वादे किए गए थे वो पूरे होने चाहिए। ऐसे में विवाद सुलझने की बजाय और उलझता ही लग रहा है। एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत झुकने के लिए तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर पायलट गुट का कहना है कि अब फैसला होना ही चाहिए। ऐसे में अब एक एक करके कांग्रेस विधायकों को बुलाकर उनकी राय पूछी जा रही है।
लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि जितनी बड़ी संख्या विधायकों की गहलोत के साथ है, उसे देखते हुए पायलट को ज्यादा तरजीह मिलेगी, ये मुश्किल है। और इसीलिए सचिन पायलट चाहते हैं कि उनके खेमे से 6 मंत्री बने। अशोक गहलोत ने लेकिन इस पर अब तक हामी नहीं भरी है, जिसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन विधायकों से रायशुमारी लगातार कर रहे हैं। जयपुर में वो हैं। सूत्रों से खबर है कि पायलट की मांगे माना जाना मुश्किल है। पंजाब की तर्ज पर कोई हल निकल आएगा, ये दावा नहीं किया जा सकता, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एक तरफ सचिन और गहलोत से जंग में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट पीछे लग रहे हैं, वही उनके कैंप के नेता गहलोत के पाले में जाने के संकेत दे रहे हैं। मुकेश भाकर और रामनिवास गावड़िया, जिन्हें सचिन पायलट का करीबी माना जाता है, उन्होंने पीसीसी चीफ डोटासरा की जमकर तारीफ की है। पायलट कैंप के विधायकों ने की है डोटासरा की तारीफ। जी हाँ, कि आपने अच्छे आदमी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, एक आम कार्यकर्ता को जो प्रधान से लेकर जिला अध्यक्ष, एमएलए, एक आम कार्यकर्ता को आपने अध्यक्ष बनाया, तो मेरा हृदय परिवर्तन जो सोनिया गांधी जी ने फैसला करा उसके साथ है। अच्छा, पायलट से ज्यादा बढ़िया प्रदेश अध्यक्ष है पायलट साहब, और उनकी क्यों तुलना कर रहे हैं आप? पर इस प्रकार की सरकार राजस्थान प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं कर सकती। चाहे मेरी पार्टी में भी अगर ये स्थिति हो तो मैं इस बात को भी अपने मन से बोल सकता हूँ। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस जगह का उपयोग इनको इस राय मसले के करने के बनिस्बत इतनी लंबी चौड़ी जगह पड़ी है, वहाँ कहीं भी अगर करते तो मैं सोचता हूँ कम से कम इस विधानसभा के इस परिसर का एक तरह से अच्छा सम्मान बना रहता है। और इस बीच इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल है, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन भी मौजूद हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे सहयोगी मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु, पंजाब की तर्ज पर कोई सॉल्यूशन निकलेगा, इसकी तो उम्मीद अब कम ही की जा रही है, क्योंकि सचिन पायलट का उतना आधार है नहीं जितना सिद्धू साबित कर पाए थे। लेकिन अभी जो बैठक हो रही है उससे आगे का रास्ता किस तरीके से निकल पाएगा, और अगर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं अजय माकन, तो अशोक गहलोत क्या राजी होंगे? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? देखिए, पंजाब और राजस्थान में डिफरेंस है। पंजाब के अंदर सरकार आराम से चल रही थी, राजस्थान के अंदर सचिन पायलट ने 1 साल पहले सरकार गिराने की कोशिश करी थी। तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सचिन पायलट को इसके लिए जो मूलतः कांग्रेसी विधायक है वो आज भी गहलोत के ऊपर दबाव बनाए हुए हैं कि उनको वो सब कुछ नहीं मिलना चाहिए जो एक पार्टी में रहते हुए विधायकों को मिलना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ा दबाव ये आ रहा है। 13 निर्दलीय विधायक हैं, 6 जो बसपा से कांग्रेस के अंदर शामिल हुए हैं, उन लोगों का दबाव है। इसी कारण से आज ये पशोपेश में मामला पड़ा हुआ है। मूल कांग्रेसियों को कहां एडजस्ट करें, बसपा से जो कांग्रेस में आए उनको कहां एडजस्ट करें, निर्दलीयों को कहां लगाएं, ये सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है। इसीलिए जो अभी विधायक दल की बैठक चल रही है उसके अंदर एक सूत्रीय एजेंडा पास होने की उम्मीद बताई जा रही है, जिसके अंदर सब कुछ आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया जाए। जो फैसला आलाकमान करेगा, जैसा कि कांग्रेस में आज से पहले भी होता आया है, उसी के आधार पर अभी एक सूत्रीय एजेंडा है कि जिसके ऊपर आलाकमान पर छोड़ दिया जाएगा। जो वहां से फैसला हो जाएगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन धीरे धीरे जो परिस्थितियां बनने लगी है, जो दिख रहा है, उसके अंदर जो सचिन पायलट गुट के जो कुछ विधायक थे, जो युवा विधायक जिनके दम के ऊपर सचिन पायलट ने पिछली बार 1 साल पहले लड़ाई लड़ी थी अशोक गहलोत से, वो आज उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। आज दिन के अंदर उनसे जो बातचीत, चाहे प्रशांत बैरवा हो, चाहे उसके बाद में रामनिवास गावड़िया हो, चाहे मुकेश भाकर हो, सभी लोगों ने भी ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है, विधायकों की रायशुमारी हो रही है, ऊपर से सचिन पायलट दिल्ली में यहाँ पर आलाकमान से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सचिन पायलट का जो समर्थन है पहले से ही कम बताया जा रहा है और धीरे धीरे टूट भी हो रही है उनके समर्थक विधायकों में। आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मनु, हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। खबरें और भी हैं, चलिए वहां खबर जहां में आप बने रहिए हमारे साथ।